वेलकम टू ब्रेड लर्नर्स K-12। तो मैं आपको लीगल स्टडीज़ पढ़ाऊँगा क्लास 12th की। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। उसके बाद हम लोग आगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो ओवरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं इसे स्टार्ट करना चाहूँगा एक बहुत अच्छे लीगल मैगज़ीन से, जो कि है सेलस प्योपली सुप्रीमा लेक्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ, इस मैगज़ीन का मतलब होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कोई भी लॉ वेलफेयर ऑफ द पीपल का होना चाहिए, मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, मास के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लॉ है जो पीपल को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, जो मास को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है। तो ये तो जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है उसे ही सुप्रीम लॉ बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसे हम लोग इससे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग अब अपने जो यूनिट्स हैं उस पर जाते हैं। तो सबसे पहला यूनिट हमारा है जुडिशरी। जुडिशरी फर्स्ट यूनिट हमारा है। तो अब जुडिशरी क्या है वो देखना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम किसी डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें, किसी डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, तो उसमें कुछ पिलर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पिलर्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि जो जुडिशरी है वो थर्ड पिलर है हमारे पास। अभी हम लोग फोर्थ पिलर भी बोलते हैं, जो कि बोलते हैं हम लोग मीडिया को। लेकिन अभी हम लोग बात तीन ही पिलर का करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर वो है जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो है जो लॉ इम्प्लीमेंट करता है, तो जुडिशरी क्या करता है? जुडिशरी चेक करता है, जुडिशरी रिव्यू करता है। तो चेक एंड बैलेंस का काम जुडिशरी का है, रिव्यू का काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो रिव्यू करता है वो लॉ को। अगर वो लॉ हम लोग के लिए अच्छा नहीं है तो वो उसे स्ट्रक डाउन कर देगा, वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका हम लोग पूरे जुडिशरी के चार कंपोनेंट हैं, हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो उसे हमको देखना है। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है स्ट्रक्चर, hierarchy and legal offices in India। स्ट्रक्चर, हायरार्की एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? जिसमें सेंटर एंड स्टेट दोनों काम करते हैं। तो जो जुडिशरी है उसका ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो सिर्फ सेंटर का अलग जुडिशरी है और स्टेट का अलग है। हम लोग के पास हायरार्की है, हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, देन लोअर कोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लोअर कोर्ट में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का लोअर कोर्ट में केस जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल लेवल के ऑफिसर्स हैं वो लोअर कोर्ट में नहीं आ सकते। तो एक हायरार्की बताई गई है, और ये भी हायरार्की एक अपील के जैसी है कि लोअर कोर्ट से अपील हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। तो ये एक हायरार्की है। तो हम लोग समझ लिए कि स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है, और लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। अब हम लोग ये देख लेते हैं। तो लीगल ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर्स हम लोग के पास, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल ऑफिसर्स दिया हुआ है। तो जो पहला लीगल ऑफिसर्स हम लोग डिस्कस करना है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है। तो ऐसे ही बहुत सारे लीगल ऑफिसर्स हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल तो हमने डिस्कस कर लिया। अटॉर्नी जनरल के अलावा सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और स्टेट लेवल पे होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये सारे लीगल ऑफिसर्स हैं, लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया है। इसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आगे नए चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, रोल्स क्या है, इम्पार्शलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो जुडिशरी है उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कोलेजियम सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और अपॉइंटमेंट हम लोग एक साथ अभी देख लेंगे। उसके बाद रोल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी, सबके अलग अलग रोल्स हैं। लोअर जुडिशरी के पास क्या होता है, लोअर जुडिशरी में ट्रायल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोअर जुडिशरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रायल्स होता है, वहाँ पे विटनेस एडमिट होते हैं, वहाँ एविडेंस एडमिट होते हैं, सब सारा कुछ लोअर जुडिशरी में होता है। और हायर जुडिशरी जो मतलब हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बेसिकली सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होती है कि लॉ में कोई लूप होल है कि नहीं, अगर उस एक्ट में कोई लूप होल है कि नहीं, जिस चीज़ पर बात हो रही है उसमें पर्टिकुलर लॉ में कोई दिक्कत होगी तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। इम्पार्शलिटी होना बहुत ज़रूरी है, पार्शल नहीं हो सकती जुडिशरी, बायस नहीं हो सकती, उन्हें अनबायस्ड होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया है, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी टू एग्जीक्यूटिव। तो अलग अलग हम लोग का जो सेपरेशन है, न कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। कोई भी काम में इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो बाकी हमने अब देखो दो दो चीज़ तो हमने देख लिया, दो कॉम्पोनेंट इसका ए और बी। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अगर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 216 आर्टिकल के हिसाब से, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 के हिसाब से हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। और लोअर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होती है वो एग्ज़ाम से होती है, जिसे हम लोग PCSJ, ये लोअर जुडिशरी के लिए, और HJS हायर जुडिशरी के लिए, ये दोनों जुडिशरी का एग्जाम्स होते हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है एग्जाम से, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। तो बहुत तरह के कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी में बहुत तरह के कोर्ट्स हैं। सिविल केस के अलग कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल केस के अलग कोर्ट्स हैं। अब जैसे मान लो कि सिविल का केस है, तो सिविल के केस में डिस्ट्रिक्ट जज सबसे ऊपर होता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंसिपल जज, सीनियर जुडिशल सिविल जज, फिर जूनियर लेवल सिविल जज, तो ऐसे पूरा हायरार्की है। और क्रिमिनल साइड में भी सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो ऐसे ऐसे ये हायरार्की आती है कोर्ट्स में। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि जुडिशरी के पास रिव्यू करने की ताकत है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इनके पास रिव्यू करने की ताकत है। एक केस था जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, एल चंद्र कुमार एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं ये जो केसेस हैं ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज होगा, और आप अपने एग्जाम में इस केसेस को डालेंगे या कुछ रेफरेंस डालेंगे। केस का नाम अगर नहीं भी याद रहता है, अगर आप उसे रेफरेंस के तौर पर डालेंगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस बहुत अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक केस था एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसमें वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जुडिशरी को बहुत अच्छे से ओवरव्यू कर लिया है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक्स ऑफ लॉ। दूसरा है टॉपिक्स ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसमें हम लोग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स और टू इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। तो अब बात करते हैं कि देखो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जितने भी ये लॉज हैं, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, क्रिमिनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अगर आप लोग कोई भी लॉ करते, जैसे एलएलबी करते हैं, बीबी एलएलबी, ठीक है, बीए एलएलबी, अगर जो आप में से कोई लॉ लेगा, अगर लॉ करने का उसे मन है तो वो इन सब कोर्सेज में इनरोल करा सकता है आफ्टर 12। तो इसके बाद ये जितने भी कंपोनेंट, जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं, ये सब आपका एक अलग सब्जेक्ट है। ये बहुत हायर स्टडीज़ में इस पे अलग अलग मास्टरी भी की जाती है। अलग अलग आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, प्रॉपर्टी लॉ का सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, टॉर्ट सब्जेक्ट है, क्रिमिनल लॉ सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है। तो लॉ अब देखते हैं कि थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं कि लॉ लॉ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होते क्या है। तो अब लॉ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी भी दो तरह की हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए उनके सेल, उनका लीज, ठीक है, लीज, मॉर्टगेज, ठीक है, प्लेज, तो ये सब सारा कुछ जो हम लोग डील करेंगे वो हम लोग लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से ही करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ, किसी दो इंडिविजुअल, दो पार्टी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट अगर वो इन्फोर्सेबल हो जाता है, अगर हम लॉ में इसे इन्फोर्स करवा देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एग्रीमेंट आपको बहुत बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। और इसे लेमन लैंग्वेज में एग्रीमेंट, अगर कोई एग्री करता है, दो लोग, अगर जिन दोनों का, दो लोग का अगर माइंड मीट कर देता है, मतलब मिल जाता है, एग्री करते हैं, तो एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट से अगर हम इसमें इन्फोर्सिबिलिटी डाल देते हैं तो फिर ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा इसे रिलेज कर देते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट है क्या? टॉर्ट बहुत ही, टॉर्ट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। हम लोग इसे बहुत अच्छे से, बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंच वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड टॉटम से आया है, टॉटम से आया है, ठीक है। अब टॉटम मतलब होता है टू ट्विस्ट, मतलब तोड़ मरोड़ के, रॉन्ग, ट्विस्ट। तो ये सब ये जो टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, एक सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए, जिसकी ब्रीच, जिसको अगर हम उल्लंघन करते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं जो ब्रीच हो, तो उसके लिए हमें कॉम्पनसेशन मिलता है, हमें कॉम्पनसेशन मिलता है, हमें डैमेजेस मिलता है, कॉम्पनसेशन को ही डैमेजेस। हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये अभी बस ओवरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, डैमेजेस मिलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्रिमिनल लॉ के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। सबको इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है क्रिमिनल लॉज में। क्रिमिनल लॉज, क्राइम्स, जो क्राइम होता है, बहुत सारे जो अपने क्राइम सुने ही हैं, मर्डर है, ठीक है, रेप, थेफ्ट, तो ये सब सारे क्राइम्स। इसे डिफाइन कहाँ गया? इससे डिफाइन किया गया है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड 1860। तो इंडियन पीनल कोड में डिफाइन किया गया है सारे क्राइम्स को। तो क्रिमिनल लॉज में हमें तीन चीज़ पढ़ना है, आईपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है और एविडेंस पढ़ना है। ये तीनों का आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को पढ़ना ही है। तो आईपीसी में हमें डेफिनेशंस पढ़ना है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर बताता है कि हमें अब जब जैसे किसी ने क्राइम कर दिया तो अरेस्ट कैसे करेंगे, अरेस्ट करने का सारा प्रोसेस सीआरपीसी में है। उसे ट्राई कैसे करेंगे, मतलब उसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, कोर्ट में कैसे वो आएगा, सम्मन कैसे करेगा, सम्मन का मतलब होता है कि कैसे उसे बुलाया जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सम्मन करना, वारंट करना, तो ये सब सीआरपीसी में देता है। अब बात आता है कि एविडेंस क्या है। तो एविडेंस में हमें देखना है
कि विटनेस कैसे दिया जाए, विटनेस कैसे आएगा, एविडेंस कैसे दिया जाए। एविडेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ओरल एविडेंस अलग होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलग होता है। तो वो कैसे दिया जाएगा, वो सारा सारा कुछ एविडेंस एविडेंस लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो फिफ्थ है, आपका फिफ्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये ये ऐसा लॉ, एक ब्रांच ऑफ लॉ है, ये ब्रांच ऑफ लॉ है जो एग्जीक्यूटिव को देखने के लिए बना है। एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव का जो वर्किंग है, जो उनके पावर्स हैं, उनको उस पर चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अब्यूज ऑफ पावर ना हो, अब्यूज ऑफ पावर ना हो। किसका अब्यूज ऑफ पावर, कौन अब्यूज ऑफ पावर ना करे, एग्जीक्यूटिव अब्यूज ऑफ पावर ना करे। इसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सहारा लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग कि वो सही है या नहीं सही है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल्स, एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमें ये देखना है कि एडवर्सीरियल इनक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है, ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं जब हम लोग ये यूनिट पढ़ेंगे कि एडवर्सीरियल एंड इनक्विजिटोरियल सिस्टम होता क्या है। तो अभी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो सिस्टम होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या कहीं पर भी किसी भी सिस्टम जो लॉ का सिस्टम है उसमें दो सिस्टम होता है, एडवर्सीरियल एंड इनक्विजिटोरियल सिस्टम। तो हम लोग जो हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो है एडवर्सीरियल सिस्टम। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ट्रुथ फाइंड नहीं करते हैं, हम लोग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट किसी भी केस को सॉल्व करते हैं कि रीजनेबल डाउट के बिना कोई केस सॉल्व हो जाए, और हम लोग उसी बेसिस पे कन्विक्ट करते हैं या अक्यूज को अक्विट करते हैं। ठीक है। अब एडवर्सरियल सिस्टम में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास है, हमारे में क्या है, लॉयर्स होते हैं। लॉयर्स क्या करते हैं, दोनों तरफ से आर्गुमेंट होता है, एक न्यूट्रल जज होता है जो सबको सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है, वो जज डिसाइड करता है कि कौन सा लॉयर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसे प्रूव कर दिया है केस को। तो वो एडवर्सरियल सिस्टम है जो कि हमारे पास है, यूके में भी है, इंडिया में भी है। इनक्विजिटोरियल सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें जुडिशियल पुलिस की बात की गई है। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जुडिशियल पुलिस की बात की गई। जुडिशियल पुलिस होता क्या है, जिसमें जज भी प्रोव कर सकता है, जज भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो वो इन्क्विजिटोरियल सिस्टम है। ये फ्रांस, जर्मनी, तो इन सब जगह पे ये होता है। तो जैसे कॉमन लॉ कंट्रीज एंड सिविल लॉ कंट्रीज, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। ठीक है। तो कॉमन लॉ कंट्रीज में जनरली एडवर्सरियल सिस्टम फॉलो होता है, और सिविल लॉ कंट्रीज में जनरली इन्क्विजिटोरियल सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू ले लिया इस चीज़ का कि क्या होता है क्या नहीं है। अब है इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो एडीआर ये पूरा एडीआर का ही चैप्टर। ठीक है। ये पूरा एडीआर है। तो एडीआर होता क्या है, एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अल्टरनेट मतलब कि उसके बदले, मतलब कोर्ट के अलावा कोर्ट के अलावा एडीआर में जाया जा सकता है। बहुत सारे कंपनी, बहुत सारी फर्म ये चाहती है कि उन कोर्ट में जाके उनकी बदनामी ना हो, या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम एडीआर से ही सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि कोर्ट में जाके बहुत का टाइम वेस्ट होता है, बहुत गुडविल पे असर पड़ता है। तो एडीआर से वो अपने आप को रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है वो एडीआर से हो जाता है। तो वही है मीडिएशन, कंसिलेशन, ये सब एडीआर के पार्ट हैं। टाइप्स ऑफ एडीआर में भी है कि जो डोमेस्टिक एडीआर होता है, जो जो कंट्री में रह के ही होता है, कुछ कुछ फॉरेन एडीआर्स होते हैं जो बाहर से भी हम लोग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाते हैं। तो ये सब, ये लोकपाल, लोक अदालत, ये सब ग्राउंड लेवल पे हम लोग एडीआर को देखते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे है। आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट, ये आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, मतलब कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अलावा कि अगर कोई सेटलमेंट होता है, तो वो सब इस यूनिट में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा फोर्थ यूनिट है, जो है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स, आपके अधिकार क्या हैं, सबसे ह्यूमन राइट क्या है।
हर एक ह्यूमन को, हर एक इंसान को कुछ राइट्स उनके बर्थ से ही आ जाता है। आपको राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, ये आपके बर्थ से ही आपके पास रहेगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई भी आपका ये राइट छीन नहीं सकता है, ये आपका ह्यूमन राइट है। तो हमारे पास इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स है, बहुत जगह दिया हुआ है, अभी मैं बताता हूँ उसमें क्या है। और इंटरनेशनली इंटरनेशनली भी हमारे पास बहुत सारे ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। तो इंटरनेशनली हमने बहुत सारे कन्वेंशन साइन किए हैं, बहुत सारे कोवेनेंट्स साइन किए हैं। तो जैसे कि यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये सब, ये तुम्हारा, ये हम हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना सारे जो कन्वेंशन है ये हमें ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यूडीएचआर है, आईसीसीपीआर है, आईसीई आईसीई एस आईसीई एससीआर है, सीडो है। ठीक है, सीआरसी है। ये मैं सब डिस्कस करूंगा कि ये सारे कन्वेंशंस हैं, ये सारे कन्वेंशंस हैं, ये सारे ट्रीटीज हैं जो साइन हुए हैं सारे कंट्रीज के बीच में, कि हमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कैसे कैसे काम करना है, कैसे ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करवाने हैं अपने अपने सिटीजन्स को। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं इंडिया में हमें कहाँ पे ह्यूमन राइट्स दिया गया है। तो इंडिया में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, प्रियम्बल है, प्रियम्बल में ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड है। प्रियम्बल में बहुत, जब पूरे प्रियम्बल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्रियम्बल में कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स को डिराइव कर सकते हैं, कैसे कैसे राइट्स डिराइव कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर पार्ट थर्ड की बात करते हैं, पार्ट थर्ड जो कि फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स है जो पूरा राइट्स के बारे में बताता है कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है। हमारे पास राइट टू राइट टू इक्वालिटी है, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, सब राइट टू लाइफ है, हमारे पास राइट टू रिलीजन है। तो हमारे पास बहुत सारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये सारे राइट्स जो हमारे पास हैं, तो ये हमें फंडामेंटल राइट्स है। ये पूरा जब इसे हम आर्टिकल 12 टू 32, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो 32 में है। ठीक है, ठीक है, वैसे राइट 12 टू 35 पूरा है। ठीक है, अब ये करते हैं कि हमने ये देख लिया कि ह्यूमन राइट्स है क्या, इंडिया इंडिया के कंटेक्स्ट में कहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनली कहाँ पे ह्यूमन राइट्स है। तो ये हमारा ये चैप्टर ह्यूमन राइट्स का पूरा कवर करना है हमें इस। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट यूनिट है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है। तो लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं कौन है, लीगल प्रोफेशनल्स, लीगल प्रोफेशनल होते कौन है। ठीक है, तो जो भी हम लोग सुनते हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सोलिसिटर, बैरिस्टर, ये सब लीगल प्रोफेशनल्स हैं। सब में थोड़ा डिफरेंस है। अभी हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस यूनिट को पढ़ेंगे, तो हम सब समझेंगे कि लॉयर्स, एडवोकेट्स, बैरिस्टर, सोलिसिटर, इसमें क्या डिफरेंस है, मीडिएटर, ये सब क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, तो लीगल प्रोफेशनल्स, जो लीगल प्रोफेशन है, उसे उसे रेगुलेट करने के लिए एडवोकेट एडवोकेट्स एक्ट 1961 बनाया गया है। इसमें रोल्स ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट्स क्या ड्यूटीज़ क्या है, रोल क्या है उसका, उन वो क्या क्या करते हैं, सब बताया गया है ये एडवोकेट्स एक्ट 1961। काउंसिल है हमारे पास, एडवोकेट्स का एक काउंसिल है जो कि है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल काउंसिल है, और हर एक स्टेट का अपना एक बार काउंसिल होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक अपना एक बार एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो ये लीगल प्रोफेशनल हम लोग पढ़ेंगे और आगे भी इसे पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो अब नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। तो हमारे पास एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या बोलता है, आर्टिकल 39A बोलता है ये कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए, जिसे भी ज़रूरत हो, जो जो इनकेपेबल है, ये जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, वो आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग।
तो हमारे पास अलग अलग लीगल अथॉरिटीज़ है, ठीक है, लीगल अथॉरिटीज़ है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह है। नालसा जो कि लीगल अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, ठीक है, नालसा है, स्टेट स्टेट लीगल अथॉरिटी है, डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी है। तो ये सब लीगल अथॉरिटीज जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्री फ्री एंड फेयर लीगल लीगल हेल्प प्रोवाइड करना है, जो एफर्ट नहीं कर पा सकते। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। जो आपका लास्ट यूनिट है वो है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, क्लास 12 का सबसे लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या क्या है? इसमें है इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। तो हमारे पास दो तरह का इंटरनेशनल लॉ है, एक प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है, ठीक है, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसे डिस्कस करेंगे बाद में कि है होता क्या है। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आया कहाँ से, कैसे इंटरनेशनल लॉ बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, WHO, यूनिसेफ, ठीक है, यूनेस्को, ILO। तो ये सब सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इससे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो अभी हमने हमें प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अलग अलग कन्वेंशन है, अलग अलग कोवेनेंट्स है जो हमने साइन किए हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स है हमारे पास, ठीक है। फिर बात करते हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ। म्युनिसिपल लॉ क्या है? म्युनिसिपल लॉ हमारा डोमेस्टिक लॉ है जो हमारे कंट्री में प्रिवेल करता है, वो म्युनिसिपल लॉ है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ और इंडियन लॉ। इंटरनेशनल लॉ में क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, ये थोड़ा सा कंपैरिजन डिस्कस करेंगे हम लोग। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होता है इंटरनेशनली, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा एक चैप्टर था, ये पूरा एक ओवरव्यू था आपके सिलेबस का कि कैसे हमें कितना पढ़ना है। हम इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन से यूनिट में क्या क्या है, उन अलग अलग कंपोनेंट के साथ, अलग अलग एस्पेक्ट के साथ। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा रीसेंट केस लॉज ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम में आपके आंसर्स लिखेंगे तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा टच भी किया, अगर थोड़ा सा टच दिया, एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ेगा टीचर्स पे कि आप रीसेंट न्यूज़ देखते हैं, कोई केस लॉ, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के केसेस, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के केसेस, कोई लैंडमार्क जजमेंट अगर आप उसमें इंक्लूड करते हैं, तो आप जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा कि आपके पास कुछ नॉलेज है। लीगल स्टडीज़ पढ़ने का मतलब अगर आप लॉ का नॉलेज रखते हैं, अगर आप आस-पास का नॉलेज रखते हैं, तो इससे पता चलेगा कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं। आपके पास जब आपका कॉपी एग्ज़ामिनर चेक कर रहे होंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि नहीं, इस बच्चे ने ढंग से पढ़ा है और ये लिखा है, तो आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई क्लैट का तैयारी कर रहा है, तो भी बहुत हेल्पफुल है ये लीगल स्टडीज़। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12th में लीगल स्टडीज़ नहीं लिया है, तो आप क्लैट नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक एडवांटेज रहेगा। आपका एडवांटेज रहेगा क्योंकि आपने ये सारे लॉज़ जो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें, वो आप पढ़ चुके रहेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, आपने टॉर्ट पढ़ा होगा, आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा होगा। तो लीगल रीज़निंग अगर आप देखते हैं, लीगल रीज़निंग जो कि क्लैट में है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा। तो थैंक यू सो मच। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे, तो उसमें हम जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ आवर स्टडीज़। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।